हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम जो आज देखने वाले हैं, चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम अपने सवालों पर आते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन हमें दे रखा है विविध प्रश्नावली का, क्या दे रखा है वो देखो। इसमें जो बात कर रहा है, बोल रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दो से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। देखो, तो हमें इसका क्या कारण भी लिखना है, रीजन भी लिखना है। देखो, बोल रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो ये जो सभी दे रखे हैं आपको, क्या ये क्रमागत ही है? क्या है? क्रमागत है, क्योंकि दो के बाद क्या आता है? तीन आता है, तीन के बाद क्या आता है? चार आता है, चार के बाद क्या आता है? पांच आता है, पांच के बाद क्या आता है? छह आता है। तो क्या है? ये क्रम से है, ठीक है, क्रमागत है। अब बोल रहा है क्रमागत दो धन पूर्णांकों का गुणनफल। जैसे देखो, अगर मैं इनका गुणनफल करूं, ये दोनों क्रमागत है, अगर आप इनका गुणनफल करोगे तो कितना आएगा? छह आएगा। अब क्या छह दो से भाग नहीं होता? आप बोलोगे हाँ होता है ना, हो रहा है। ऐसे अगर मैं इनका भी ले लूं, देखो इनका भी क्रम ले लूं, तो इनका जो क्रमागत दे रखा है मुझे, पांच और छह दे रखी है। पांच और छह भी तो क्या है? क्रमागत है। अगर आप इनका भी गुणनफल करोगे तो कितना आ रहा है? छह पंजे 30। और 30 भी क्या दो से विभाजित नहीं होता? हाँ होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये कथन तो सत्य है। कथन क्या है मेरा? सत्य। कथन तो है मेरा सत्य। लेकिन मुझे क्या करना है? इसका कारण भी देना है। क्या देना है? कारण भी देना है। ठीक। एक चीज और समझो, देखो, अगर यहाँ पे देखो दो क्रमांक संख्या है, जिसमें अगर ये मेरी एक संख्या सम है, इसमें देखो एक संख्या सम है। दो क्रमांक संख्याओं में हमेशा एक संख्या सम होती ही होती है ना? तो ध्यान रखोगे, दो क्रमांक संख्याओं में एक संख्या सम आ रही है। दो तीन भी क्रमांक है, इनमें भी एक सम है। पांच छह भी क्रमांक है, इनमें भी सम है। कौन सी भी दो क्रमांक संख्या ले लो, उनमें एक सम संख्या अवश्य होगी। ठीक है, बस फर्क इतना है, फर्क ये है, अगर पहली जो सम है, अगर पहली सम है, तो जो अगली होगी वो विषम होगी। क्या होगी? विषम होगी। अगर पहली विषम है, अगर पहली विषम है तो अगली क्या होगी? सम होगी। सिंपल। समझ रहे हो? तो बस इसी को हमें क्या करना है? लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो चलो आओ लिखते हैं। देखो, देखो, हाँ, देखो ये कथन तो सत्य है ना? अब इसको जो है, ये कथन क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। इसको मुझे लिखना है लैंग्वेज के रूप में, इसका मुझे कारण भी देना है। तो आइए लिखते हैं। माना, लिखेंगे माना, देखो माना, माना दो क्रमागत, क्रमागत धन पूर्णांक, क्या मान लिया? धन पूर्णांक। मैंने मान लिया पहला एक्स है, तो अगला क्या आएगा मेरा? एक्स प्लस वन आएगा। क्या आएगा? एक्स प्लस वन आएगा, क्योंकि ये क्या रहते हैं? क्रम से रहते हैं ना। देखो, जैसे कि दो, तीन, चार, ये क्या है? क्रमागत है। तो दो के बाद तीन आ रहा है, क्या आ रहा है? दो से एक अधिक आ रहा है। तीन के बाद जो चार आ रहा है, एक अधिक ही तो आ रहा है। तो ऐसे ही एक्स अगर मैंने पहला माना है, तो अगला क्या आएगा? एक्स प्लस वन आएगा। समझ रहे हो? क्या आएगा? एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, तो आओ देखो अब। देखो, तो अब लिखेंगे, माना दो धन पूर्णांक, क्या मान लिया मैंने? एक्स और एक्स प्लस वन। देखो, अब लिखेंगे इनमें, इनमें, इनमें एक, एक अवश्य ही, अवश्य ही सम होगा। एक तो सम होगा ही ना, होगा। अभी हमने देखा था ना कि एक तो सम था। अगर पहला सम है तो अगला क्या होगा? विषम। अगर अगर पहला विषम है तो अगला क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि, यदि, यदि एक्स क्या है? सम है। यदि एक्स सम है, तो ये सम है, तो अगला क्या हो जाएगा? विषम। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? विषम होगा। सिंपल।
और अब देखेंगे अगर मेरा x क्या है विषम है, यदि मेरा x विषम है तो x+1 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सिंपल है ना। अब देखो, तो लिखेंगे अर्थात दो क्रमागत क्रमागत धन पूर्णांक दो क्रमागत धन पूर्णांक हमेशा, है ना, दो क्रमागत धन पूर्णांक हमेशा हमेशा दो क्रमागत धन पूर्णांक में हमेशा हमेशा एक सम संख्या होती है। एक सम संख्या होती है। अगर पहली सम है तो अगली विषम होगी, अगर पहली विषम है तो अगली सम होगी। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक हमेशा एक संख्या सम होती है। देखो सम है तो इनका इनका गुणनफल भी सम सम होगा। अगर कोई एक संख्या सम है और सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करूं तो जो गुणनफल आएगा वो सम आएगा। अब अगर गुणनफल भी सम आ रहा है तो क्या होगा, इसलिए सम है, इसलिए क्या होगा, वो दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए 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 गुणनफल गुणनफल दो से विभाज्य है, विभाज्य होगा। सिंपल ऐसे लिखना है, समझ रहे हो। आई थिंक आपको जो है ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमें देख क्या रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं, है ना, दे रखा है कि दो संख्याओं कौन कौन सी, 480 और 685 के मासप यानी कि एचसीएफ को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात करना है। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो तो दो से जाएगा, इसमें 240 बार, दो से 120, दो से 60, दो से 30, दो से 15, तीन से 5 और 5 से 1, ये हुआ इसके बाद गुणनखंड। अब देखो 685 के, अब 685 की अगर बात करूं तो इसमें तीन से नहीं जाएगा, इससे जाएगा 5 से ही जाएगा। 5 से कितने बार जाएगा, एक बार गया। अब 5 से 15 और 7 35, 137 आ गई। अब देखो 137 जो किसी से भी नहीं कटती है, तो 137 जो है 137 से ही कटेगी। कैसे कटेगी, 137 से ही कटेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आगे इसके, तो 480 के देखो, 480 के बाद खंड की बात करूं तो दो कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार पांच, तो 5 बार आ रहा है, तो 2 की घात 5 इंटू 3 एक बार आ रहा है और 5 एक ही बार आ रहा है। ओके, अब देखो 685 के, अब 685 के देखोगे तो इनमें किसके कितने आ रहे हैं, 5 इंटू 137 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 और 137 आ रहा है। अब दोनों का एचसीएफ निकालना है तो देखो दोनों में कॉमन क्या, एचसीएफ निकालोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ कितना है, 5, और 5 की भी सबसे छोटी घात क्या है, एक ही दे रखी है। एचसीएफ आ गया मेरा 5। ठीक है, तो एचसीएफ 5 आ गया, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखो एचसीएफ की जगह पे 5 बराबर कितना दे रखा है मुझे, 480x - 475 दे रखा है। ठीक है, अब आओ, तो 5 बराबर 5 और 475 को इधर लेके आओगे तो प्लस 475 बराबर 480 एक्स।
अब 475 और 5 कितना हो गया? 480 बराबर 480 एक्स। तो 480 480 गया तो एक्स बराबर कितना आ गया? 1। तो मेरा एक्स का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ये सवाल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 70 तथा 125 है ना को भाग देने पर शेषफल के अनुसार 5 तथा 8 प्राप्त हो। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और शेषफल ये अलग अलग दे रखा हो कि इतना शेषफल प्राप्त हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके शेषफल को संख्या में से कर देना है माइनस। तो 70 में भाग दोगे तो शेषफल 5 की बात कर रहा है, 125 में भाग दोगे तो शेषफल 8 की बात कर रहा है। तो इनमें से कर दो माइनस, तो 70 में से 5 गया तो कितना बचा? 65। ठीक है, अब 125 में से 28 गया तो कितना बचा? 117 बचा। अब 65 और 117 का निकाल लो एचसीएफ। क्या निकाल लो? एचसीएफ। किसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आओ करते हैं। तो 65 और 117 के बाद गुणनखंड करो। देखो तो ये किससे जाएगा? हाँ, तो 5 से जाएगा, 5 सेकंड 5, 5 से 15 और 13 से गया एक और, है ना। अब ऐसे देखो ये किससे जाएगा? इसमें इससे जाएगा 3 बार। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से गया कितनी बार? 3 बार गया। और फिर जाएगा 9 बार। अब किससे जाएगा? 3 से कितनी बार? 13 बार। 13 से गया कितनी बार? एक बार। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो 65 जो है मेरा, 65 में क्या आ रहा है? 5 इंटू 13। ओके, अब 117 का देखा जाए तो 117 में 3 दो बार आया, तो 3 की घात 2 इंटू 13 एक बार आया इंटू 13। अब यहाँ पे लोगे एस सी एफ। क्या लोगे? एस सी एफ लोगे। तो देखो यहाँ पे, तो दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो इनका एस सी एफ कितना आ गया? 13 आ गया। तो यही वो संख्या है जिससे अगर मैं 70 और 125 में भाग दूंगा तो शेष 5 और 8 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया। समझे? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2520 को 20 का अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणन करोगे ना, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात P इंटू Q इंटू 7 हो। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है? P और Q ज्ञात करना है। वो जब कर पाएंगे जब इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 2520 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो 2520 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएगा एक बार, 2 से जाएगा दो बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 0 बार। ठीक है, अब देखो 2 से जाएगा कितनी बार? 2 से जाएगा 6 बार, 3 बार, 0 बार। अब 2 से जाएगा 3 बार, एक बार, 5 बार। ठीक है, अब किससे जाएगा जी? 3 से। 3 से जाएगा एक बार, 0, 5। अभी जाएगा 3 से, 3 बार गया, और हाँ 3 से गया ये 3 बार गया और 5 बार गया। ठीक है, अब देखो किससे जाएगा? अब जाएगा जी 5 से 7 बार। अब जाएगा 7 से एक बार। ठीक है, ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 2520 के अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं मेरे, दो कितनी बार आ रहा है? दो एक दो 3 बार आ रहा है, तो 2 की घात लेके आएंगे 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात लेके आएंगे 2। 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार, इंटू लेके आएंगे 5, और 7 एक बार आ रहा है, इंटू लेके आएंगे 7। अब कर दो तुलना। अब क्या करेंगे? तुलना करने पर, अब तुलना करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2 यहाँ पे, तो वहां पे p की जगह पे कितना आना चाहिए? 2। अब देखो q इंटू क्यू, यहाँ पे q की जगह पे कितना है? 5, तो q की जगह पे कितना आ गया मेरा? 5। तो ये 7, 7 तुलना करने पर मेरे p और q के मान आ गए कितने? p का मान आ रहा है 2, q का मान आ रहा है 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। समझे? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है सिद्ध। क्या करना है?
सिद्ध करना है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या तथा दिखाइए कि 3/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों सिद्ध करने से। तो सबसे पहले कर लेते हैं √2 को। किसको? √2 को। तो सिंपल सा वही करेंगे। क्या करते हैं? माना, लिखेंगे माना √2 परमेय संख्या है। क्या मान ली? परमेय मान ली। हम जानते हैं जो परमेय होती है ना, हम क्या जानते हैं? जो परमेय संख्या होती है, जो परमेय संख्या होती है वो किस रूप में लिखी रहती है? p/q के रूप में लिखी रहती है। जहाँ pq क्या होते हैं? pq होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। और q नॉट इक्वल टू होता है 0। और pq को एक चीज और मान के चलते हैं कि ये क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य यानी कि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, तो आओ। तो माना √2 परमेय है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि √2 बराबर p/q। अब यहाँ पे क्या करो? दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग करेंगे। अब इनका वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग तो 2 आएगा। p/q का वर्ग करोगे तो p²/q² आ गया। ओके। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनका तो क्या मिलेगा आपको? 2q² बराबर p² मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखो चीज। तो 2 अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा भाग में तो क्या करेगा? p² को भाग करेगा। क्या करेगा? 2 p² को भाग करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या कर रहा है? p² को भाग कर रहा है ना, तो लिखेंगे 2 p² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित। तो विभाजित करता है। तो 2 p को भी विभाजित करेगा। तो p को भी विभाजित विभाजित करेगा। सिंपल। अब आगे चलते हैं। देखो। हाँ, समझना ध्यान से। अगर देखो 2 जो है p² को व्याहत कर रहा है तो 2 p को व्याहत करेगा। अब 2 जो है p को व्याहत करेगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। मैंने मान लिया k आएगा। तो p बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? 2k आ गया। क्या आ गया? 2k आ गया। p बराबर क्या आएगा? 2k। अब यहाँ पे कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, है ना? दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो तो क्या मिलेगा? p² बराबर 4k² मिलेगा। क्या मिलेगा? p² बराबर 4k²। ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो मेरी p² की वैल्यू क्या आ रही है? 4k²। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं p² की जगह पे तो कोई दिक्कत? तो लिखेंगे 2q² बराबर, मैंने लिखा 2q² बराबर p² की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। क्या? 4k²। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचा? वो देखो मेरा बचा क्या? तो मेरा बचा q² बराबर 2k²। ये बचा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, तो 2 जो है q यहाँ पे अगर इसके नीचे आएगा भाग में तो q² को डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? q² को डिवाइड कर देगा। तो लिखेंगे लिखेंगे 2 q² को विभाजित करता है। तो 2 q को भी विभाजित विभाजित करेगा। सिंपल लिखा। ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया। देखो क्या पता चला? हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज समझो
तो मुझे यहाँ से पता चला कि 2 जो है P को भी विभाजित कर रहा है, 2 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन मैंने माना कि P और Q क्या है? सहअभाज्य है। अगर ये सहअभाज्य तो 1 से विभाजित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 2 से विभाजित क्यों हो रहे हैं? ये क्या है? एक विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। तो मैंने इसको मान लिया नंबर 1 और इसको मान लिया नंबर 2। लिखेंगे 1 व 2 से P व Q का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन दोनों अगर 2 से कट रहे हैं तो कॉमन सिंपल सी बात है कितना आएगा? 2 आएगा। उभयनिष्ठ 2 है। क्या है? 2 है। जो कि एक एक विरोधाभास है। क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए इसलिए अंडूर दो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझे? तो हमें ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, हम कर भी चुके हैं तो आपको और क्लियर हो गया होगा दोबारा देख के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। तो अब आपको ये तो हमने अंडर दो दर्शा दी, अब मुझे जो दर्शानी है वो कौन सी दर्शानी है वो भी तो देखो ना। अब मुझे जो दर्शानी है वो दर्शानी है कौन सी? 3/√2 भी दर्शाने के, ये अपर में। आओ इसको भी दर्शाते हैं। तो अब कौन सी दर्शानी है? 3/√2 दर्शानी है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे माना, लिखेंगे माना 3/√2 क्या है? मेरी एक परमेय है। क्या है? परमेय मान ली। अब आप जानते हो जो परमेय संख्या होती है, जो परमेय संख्या होती है वो किस रूप में लिखी रहती है? P/Q के रूप में लिखी रहती है। जहाँ P Q का होते हैं मेरे पूर्णांक होते हैं। क्या रहते हैं? पूर्णांक। और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और P Q को हम क्या लेके चलते हैं? सह सह अभाज्य। क्या लेके चलते हैं? सह अभाज्य लेके चलते हैं। ठीक है, आओ करते हैं। देखो, तो मैंने माना है कि 3/√2 मेरी परमेय है, तो लिखेंगे 3/√2 बराबर P/Q नहीं लिख सकता होता? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो लिखेंगे। तो क्या आएगा? √2P बराबर 3Q आ गया। 3Q आ गया। अब देखो √2 के साथ जो P है उसको अगर मैं इधर भगा दूं तो क्या आएगा? नीचे भाग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो √2 है, क्या जो √2 है मेरी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। लेकिन ये मेरी कैसी संख्या है? परमेय है। कैसी है? परमेय दे रखी है। और जी क्या दे रखी है? मुझे बराबर दे रखी है। क्या दे रखी है? बराबर। तो क्या एक विरोधाभास है? देखेंगे अतः यह एक यह एक विरोधाभास विरोधाभास है ना? इसलिए 3/√2 अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, समझे? तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो आओ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो इस क्वेश्चन नंबर 6वें की अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां जो है ना आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस बुक में दे रखा है वैसे ही। यानी कि जो है जी पुराने सिलेबस का सवाल है। तो पुराने सिलेबस में क्या था आपका? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम था। विभाजन विभाजन एल्गोरिदम था। ठीक है, ये था। तो ये जो आपके सिलेबस से हट चुका है और ये सवाल उस पर आधारित है। अब ये उस पर आधारित है तो आपको इसको करने से कोई फायदा भी नहीं है।
और इस सवाल को करने के लिए आपको जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझना होगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पूरा 1 घंटा चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली आने वाला भी नहीं, क्योंकि सिलेबस में से हट चुका है। तो इस सवाल को करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल हम क्यों नहीं कर रहे, तो समझे, आपके सिलेबस में नहीं है, ये हट चुका है। ओके, तो इसलिए पूछा भी नहीं जाएगा। तो जो हमारा सिलेबस है वो हमारा हो चुका है। चैप्टर हमारा पहला जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने विविध प्रश्नावली भी कर ली, और 1.1 और बहुलिपीय जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म कर लिए। ठीक है, और आपको जो है क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।